हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल निवाड़ा क्लासेस एंड दिस इज सुवीर वंदना दास। और बच्चों, आज बात करेंगे आज के हमारे वीडियो सेशन में क्लास 11 में फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में से। ठीक है, इससे प्रीवियस में हमने जो है डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि जो मैथमेटिकल टूल्स के इंटीग्रल कैलकुलस, इन सारे जितने टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को हमने स्टडी किया था। बट आज जो बारी है, आज हमें बात करनी है यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, कई सारे इसमें टॉपिक्स हैं जिसको हमें इस वीडियो के थ्रू आपके लिए रिप्रेजेंट करना है। और आपके दिमाग में ये कोई डाउट्स आ रहे होंगे कि सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें फंडामेंटल फोर्स। ठीक, जो पूरे यूनिवर्स में फंडामेंटल फोर्स क्या होते हैं, इन फोर्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो आज स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में फंडामेंटल फोर्स। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है टुडे, आवर फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट, फंडामेंटल फोर्स, ठीक है, फंडामेंटल यानी कि अगर मैं फंडामेंटल यानी वर्डिंग में जाऊं तो आपको क्लियर होगा कि जो बेसिक फोर्सेस होते हैं यूनिवर्स में यानी कि पूरे वर्ल्ड में, जिसके थ्रू हम सारी जो हमारे जो अदर टॉपिक्स होते हैं, जो थ्योरम होते हैं, इन तमाम जो थ्योरम और टॉपिक को डिस्कशन करते हैं। सो दीज आर द कंडीशंस आर बिलोंग्स टू फंडामेंटल फोर्सेस। बट ये फोर्सेस कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? सो डोंट वरी, आज के क्लासेस में स्टूडेंट्स हम इन फोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस एक्चुअल में क्या है। ठीक स्टूडेंट, देखिए फंडामेंटल फोर्स को एक्सप्लेन करने से पहले क्या है कि मैंने आपको एक बहुत पहले प्रीवियस जो वीडियो है, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, आप मेरे गैलरी में जा सकते हैं, वीडियो गैलरी में आप वहाँ देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में मैंने आपको समझाया था कि जो एक्चुअल में साइंस है, ठीक है, साइंस की जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। एक होती है फिजिकल साइंस और एक होती है बायोलॉजिकल साइंस। इनके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल साइंस का है, बायोलॉजिकल साइंस का है। फिजिकल साइंस में स्पेशली हमने वहाँ मेंशन किया था कि दिस इज बेसिकली डिवाइडेड बाय इन 2 टर्म्स, एक है फिजिक्स और दूसरी है केमिस्ट्री। ठीक है, और बायोलॉजिकल साइंस में जो हम बात करते हैं जूलॉजी, बॉटनी, एंथोलॉजी, लाइक दिस जितने भी टर्म्स होते हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। सो जब हम फिजिकल साइंस के बारे में बात कर रहे थे, फिजिकल साइंस में मैंने कहा कि इसको हम 2 पॉइंट पे डिवाइड कर सकते हैं, एक केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स। सो फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स में क्या है कि स्टूडेंट के 2 केसेस होते हैं। एक केस आपके पास होता है यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक, और स्टूडेंट्स एक यहां पर होती है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। एक मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स और दूसरा स्टूडेंट का है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। दिस इज बेसिकली फिजिक्स के 2 मेन क्राइटेरिया है, यानी कि पार्ट्स है। मैक्रोस्कोपिक को हम कहते हैं इसमें क्लासिकल फिजिक्स, और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को हम बोलते हैं बेसिकली क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, एक क्लासिकल हो जाएगा, दूसरा क्वांटम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आज हम बात करेंगे जो फंडामेंटल फोर्सेस वो बेसिकली 2 वे पे डिपेंड है। फर्स्ट है मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड वन आपके पास यहां पर है माइक्रोस्कोपिक। तो आपको फंडामेंटल फोर्सेस के 2 पार्ट्स हो गए यहां पर, एक है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब मैक्रोस्कोपिक में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स, और उसके बाद क्या है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल और दूसरी है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैक्रोस्कोपिक में क्या है स्टूडेंट? मैक्रोस्कोपिक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो दिस इज 4 forces which is defined fundamental force, and obviously these are force depend on macroscopic as well as microscopic. So students, क्लियर हो गया होगा कि आज जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है कि मैक्रोस्कोपिक में है और दूसरा क्या है माइक्रोस्कोपिक पर है। ठीक है, इन 4 यानी कि 4 फोर्सेस को आज के वीडियो सेशन में मैं आपको यहां बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये कैटेगरी डिफाइन करना बहुत जरूरी था कि हम उसको कैसे डिफाइन करें।
आफ्टर आपको समझना भी है, तो समझने के लिए ये कैटेगरी क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स ये समझाया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको फटाफट पहले ये नोट करना है। नोट करने के बाद सीधे हम लाइव सेशन यानी कि जो इसके मेन पार्ट्स आते हैं, इन मेन पार्ट्स पे बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स मैक्रो फिजिक्स में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगे उनको भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आप स्टूडेंट सबसे पहले इसको नोट करें, फिर हम वापस आते हैं। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि बोर्ड में मैंने सबसे पहले मेंशन किया द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है क्लास 9 पे आपने स्टडी किया है, और क्लास 11 में आपको चैप्टर नंबर 8 में बहुत लार्ज स्केल में क्या करना है स्टूडेंट्स को स्टडी करना है। ठीक है, बहुत लार्ज स्केल में, जिसमें बहुत सारे नए नए आप ग्रेविटेशंस के जो टर्म्स होते हैं, उनकी पॉसिबल कंडीशंस होती है, उन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे। सो क्या करना है कि आज हमें यहाँ पे उसके जो मेन पॉइंट्स है उसी पॉइंट को जस्ट हमें चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग डिस्कशन करनी है। देखिए स्टूडेंट, क्या है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने स्टडी किया अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि वो क्या करता है कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके मास होते हैं m1 और m2। यहाँ पे m1 ले लिया, यहाँ पे m2 ले लिया, दोनों के बीच के डिस्टेंस यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, दोनों के बीच के डिस्टेंस है यहाँ पर r। सो न्यूटन्स के अकॉर्डिंग न्यूटन्स ये कहता है कि ग्रेविटेशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो द प्रोडक्ट ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, यानी कि जो फर्स्ट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये न्यूटन पहला पॉइंट इसमें एक्सप्लेन न्यूटन कर चुका है। ठीक, सेकंड पॉइंट में क्या है कि सेकंड पॉइंट में ये बताया गया कि जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्सेस है, यानी कि जो फोर्स है वो क्या होता है, उनकी जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। इट मीन्स कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। अब क्या करना है, अब दोनों को आपको कंबाइन करनी है। सो कंबाइन करने के बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r²। जब किसी भी इस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को इसको रिमूव करते हैं तो उसके प्लेस पर हम राइट करते हैं कांस्टेंट। सो कांस्टेंट क्या हो गया, हेयर F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r²। अब ये जो g है एक्चुअल में g को हम कहते हैं, ये जो g इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्चुअल में जी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, जी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू होती है जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट में एक तरीका था, एक वे था आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिनमें फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ठीक है, अब क्या है कि सीधे स्टूडेंट इसके प्रॉपर्टी पे आते हैं कि जो उसका मोटे मोटे तौर पे जो उसका मेन प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी में बात करते हैं। वैसे तो क्या है कि पढ़ने के लिए ये चीज़ बहुत कम है, मतलब जितना पढ़ेंगे उतना आपको मिलता ही जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि सर जो मैं बता रहा हूँ कि आप बस ये इनफ है, ये कोई इनफ नहीं है। मैं आपको हार्डली जो छोटे छोटे मेन पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज तो आप जितनी इसके डीप फॉर्म पे जाएंगे आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज मिलती जाएगी ग्रेविटेशनल में। वो तो ऐसा है कि आप इतना समुंदर है भाई कि समुद्र में जितना आप लोटे से पानी निकाल लो तो समुद्र में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ग्रेविटेशन में क्या कि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे स्टूडेंट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, खैर कोई नहीं स्टूडेंट्स, बैक टू द पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पर, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि ये क्या होता है, ओनली अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। सीधे क्या करना है, अट्रैक्शन करना, भाई तो उधर भाई आ जा भाई मेरे पास, यानी सीधा अट्रैक्शन, अट्रैक्शंस, कोई रिपल्सन नहीं, तो उधर वो खत्म, सीधे अट्रैक्शन वाला केस। सेकंड क्या है कि ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखो स्टूडेंट्स, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब का ये है, ये वाला फॉर्मेट, ये आपके पास है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि लॉन्ग रेंज फोर्स डज नॉट एनी मीडियम। ग्रेविटेशन लॉन्ग रेंज यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स अगर आपकी हैं तो वहाँ पे क्या है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती कि आपको सर स्पेस में ही करना है, वहाँ पे ही सॉल्व करना है, वहीं पे बात करनी है, या तो कोई मीडियम पे वाटर पे करनी है या कोई अदर मीडियम पर, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं होता है इसमें। ठीक है, मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं लॉन्ग रेंज फोर्सेस के लिए।
नेक्स्ट है इसमें इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे कमजोर जो फोर्स होता है वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी 3 फोर्सेस हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि कौन कितना स्ट्रांग है, कौन कितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन सबसे जो कमजोर फोर्स है वो आपके पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखना, भूलना मत। नेक्स्ट है इट इज़ अ सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस यानी कि देखिए दोनों जो डिपेंड करते हैं, इन दोनों के बीच फोर्सेस होगी, इन दोनों के बीच में होगी, ये सेंट्रलाइज है, कोई तीसरा इसके बीच में आके इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो भी फोर्सेस होगी इन दोनों के बीच में होगी, तीसरा बंदा बाहर से बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ठीक है, और लास्ट की जो बात है, लास्ट की बात आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स, कि जो कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ लिखा है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब आप समझते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि जिस तरीके से वो अगर फोर्स, जिस रास्ते से वो निकाला जा रहा है जिस फोर्स को, तो वो उस रास्तों पे डिपेंड नहीं करता है, वो अपने ही धुन में अपने ही तरीके से वो चलता रहता है, तो उसे कंजर्वेटिव कहते हैं। ये तमाम जितने पॉइंट्स हैं, ये सारे बेसिक पॉइंट्स आप स्टडी करेंगे। जैसे जैसे आप बाकी चैप्टर को पढ़ते जाओगे तो आपको नई नई जो चीज़ें हैं वो मिलती हो जाएगी। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टीज में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स में अब आपको इसको नोट करना है। नोट करने के बाद जो सेकंड टर्म्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उस फोर्स के भी बारे में मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, सबसे पहले नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, फिर आ चुके हैं। ठीक है, अब बात करेंगे जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्स के मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का सेकंड पोर्शन, और वो पोर्शन क्या है, वो पोर्शन स्टूडेंट्स है हमारे पास द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर क्लास 10 की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत वहाँ समझाया जाता है, बट जब आप क्लास 12th में आएंगे तो 12th में क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से लार्ज स्केल में समझाया जाता है, बिकॉज दिस इज द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट्स है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मतलब ये क्या है, चीज़ें क्या है, ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। जब न्यूटन ने डिफाइन किया था कि 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है कि हम फोर्स डिफाइन करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में लगता है, और जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, जितनी सारी चीज़ें हैं, हम ग्रेविटेशन के कारण ही अर्थ सरफेस के ऊपर है। सो कुलाम क्या कहता है, कुलाम ने ऑब्जर्व किया कि अगर ये चीज़ें पॉसिबल है तो क्या जो चार्जेस हैं, जो छोटे 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 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जिनको मिला के हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, चार्जेस बनाते हैं, तो क्या जो अगर 2 सेम काइंड ऑफ चार्जेस या डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस लेते हैं तो क्या उनके बीच में कोई फोर्स पॉसिबल है। उनके इस बीच में फोर्स पॉसिबल करने के लिए कुलाम्स ने एक टॉर्जन जो है उसका एक्सपेरिमेंट था। जब 12th में आएंगे तो आप उस टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अपने वीडियो सेशन से आपको पढ़ाऊँगा। तो उसमें क्या है कि कुलाम्स ने तब डिफाइन किया कि 2 चार्जेस के बीच में भी फोर्स क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, वो कैसे होता है, देखिए कुलाम्स ने बताया कि इफ़ बी गिवन देयर 2 चार्जेस लाइक Q1 एंड Q2 और इनके बीच में अगर डिस्टेंस R है तो एग्जैक्टली जैसे न्यूटन्स के लॉ में डिफाइन किया था वैसे ही आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो उसके बेसिस पे क्या बताया, उसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। पहला पॉइंट एकदम सेम। सेकेंड पॉइंट क्या बताया स्टूडेंट्स कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। उनके बीच के जो चार्जेस हैं उनके स्क्वायर के मतलब कि डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये सेकंड पॉइंट सेम टू सेम बताया। सो फाइनली जब इसको कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करने के बाद F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, देन मैंने कहा था उस टाइम भी कि कभी भी ये प्रोपोर्शनल वाले जो ये तरीका है, जो सिंबल है, जब इसको रिमूव करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स आपको मिलेगा यहाँ पर एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या बड़ा नया बड़ा खूबसूरत है इस बार, K। ठीक है, इस बार क्या है K। तो जनरली स्टूडेंट्स ये जो K है ना, वो K सबसे पहले क्या कहते हैं, इसे कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है, ये भी अपनी तरीके से बड़ा ही अलग है। और इसकी जो वैल्यू है यानी कि पहले अपने आप को एक्सटेंड करेगा फुल एकदम हल्क की तरह, तो ये इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, K की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है स्टूडेंट 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K की वैल्यू है। तो उसके बाद जब आप रखोगे K की वैल्यू
तो रखने के बाद मैं थोड़ा भूल गया यहाँ पे राइट करना, तो के की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये एक फाइनल एक्सप्रेशन आया है और कूलम्ब्स में फोर्स यूटिलाइज करते हैं वेक्टर फॉर्म पे, तो वेक्टर फॉर्म मैंने वहाँ भी रिप्रेजेंट किया, यहाँ भी नहीं करूँगा, दोनों में किया नहीं है, बिकॉज जब अभी आप पढ़ोगे आगे तो उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एक चीज़ है और एक चीज़ जो हमें ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.5 कूलम्ब पर मीटर, ठीक, बट इसका भी अलग नाम है, इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में क्या होगा, मीडियम पे ये नॉट जो होगा वो नॉट क्या होगा, यहाँ से स्टूडेंट्स ये नॉट आपके पास यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब टाइम है प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज की ओर भी चलते हैं, प्रॉपर्टीज की ओर भी एक कदम निकाल ही देते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या होगा, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए प्रॉपर्टीज में क्या है, यूनिवर्सल, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, ये भी यूनिवर्सल है और अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। और सेकंड थिंग, ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ, मैंने बताया था इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, ये आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ है। लॉन्ग रीच फोर्स डज नॉट एनी मीडियम, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। एक्चुअल में जो कूलम्ब्स का लॉ है वो इसमें फ्री स्पेस में काम करता है, मीडियम पे भी काम कर सकता है, बट क्या बेसिकली मीडियम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, इट इज 10⁻36 टाइम, अरे बाप रे बड़ा लंबा हो गया ये तो, 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टूडेंट्स 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग है। तो सोच लीजिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये ग्रेविटेशन फोर्स से, बहुत ज़्यादा, यकीन नहीं कर सकते आप, इतना स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद सेंट्रल फोर्स, मैंने कहा था ना कि दो बंदों के बीच में तीसरे की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सेंट्रलाइज फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स कंसिडर होगा, तीसरे बंदे की इसमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्ट में है कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इसको भी पाथ में चलने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी अपना रास्ता खुद ही फाइंड आउट करना है, दूसरों के रास्ते की ज़रूरत नहीं होती है। सो स्टूडेंट, ये था आपके फंडामेंटल फोर्स में मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के दो पार्ट्स। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। क्या करना है आपको सबसे पहले नोट करना है, फिर हम चट से वापस आते हैं, ओके, नोट कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट, फिर से अब बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल फोर्सेस के माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में दो पोर्शन जो रह चुके थे, आप देख सकते हैं मेरे राइट और मेरे लेफ्ट में, मैंने उन चीज़ों को राइट की है। आपका काम क्या है, उसको समझना, समझने के बाद आपका काम है उसका अपने नोटबुक में राइट करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, दोनों चीज़ें मैंने राइट कर दी है कंपेरिजन करने के लिए, और बहुत ईजी है, उसके आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं। बिफोर कंपेरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो, यानी कि हमें समझना है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स which binds together the protons and neutrons in a nucleus is called strong nuclear force। यानी कि एटॉम के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे उसके अंदर जो प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को बांध के रखना है। कि ऐसे बांध के रखना है ये जो है न्यूक्लियस से बाहर निकल के ना जाए, तो उसको बांधने के लिए, उसको बाइंडिंग करने के लिए हमें कुछ यहाँ पर फोर्स की जरूरत है। सो सम काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, ऐसे फोर्स को स्टूडेंट हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी कि बांध के रखो भैया, जैसे इस कमरे में हम बच्चों को बांध के रखते हैं, जाना नहीं है जब तक पढ़ाएंगे पूरा नहीं। तो सिंपली क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जब तक हम उसको बांध के ना रखें स्टूडेंट्स, उसको बाइंडिंग करने के लिए कुछ ऐसा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, उस फोर्सेस को कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ओनली लैंग्वेज के फॉर्म पे है। आपको जब आप क्लास 12th में आएंगे, जब आप एटॉम्स पढ़ेंगे, आप 11th में भी पढ़ेंगे, 12th के केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। तो जनरली यहाँ पर क्या है कि शॉर्ट वे में आपको एक्सप्लेन किया है और शॉर्ट वे में आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट कि जल्दी से इसकी प्रॉपर्टीज में भी आते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहा गया है। सो प्रॉपर्टीज में देखो क्या है, स्ट्रॉन्गर देन गजब 10⁻38 टाइम्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है।
ग्रेविटेशनल से कितना है, हाउ मच, 10⁻38। बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स, इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स अप्रॉक्स 10⁻15 मीटर। शॉर्ट रेंज की फोर्स है 10⁻15 मीटर में है, और ये जो होता है दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक हिसाब से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। इसकी साइज कितनी होती है 10⁻15 मीटर। उसके बाद बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स, देखो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच में उसको बांध के रखना है, तो बेसिकली क्या है वो अट्रैक्शन ही होना चाहिए, रिपल्सन तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, वरना तो वो निकल के चला जाएगा भैया, वो उसके कमरे में यानी उस न्यूक्लियस में क्या करेगा, न्यूक्लियस में रहने के लिए उसे अट्रैक्शन चाहिए, अट्रैक्टिव चाहिए। तो यानी सिंपल है, ये एकदम परफेक्ट है कि बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स। एंड देन नॉन सेंट्रलाइज एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये चीज यहां पर घूम के अलग हो गई है, अब ये बिछड़ गए हैं। नॉन सेंट्रल यानी इनके बीच में कोई आ सकता है इंटरफेयर करने, उसे बदल सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव मीन्स पाथ पे डिपेंड करेगा कि भाई कौन से रास्ते से जाना है ताकि हम आपस में क्या है अट्रैक्टिव रहे, ठीक है। अब पाथ पे डिपेंड करेगा कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के पाथ क्या है, वो कौन से लाइन्स पे जा रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल्स पे रिवॉल्विंग है या नहीं है, कौन से ऑर्बिट में रेस्ट फॉर्म पे है। तो यहाँ पर क्या है नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट अब चलते हैं द वीक न्यूक्लियर फोर्स, लास्ट है, ठीक है। इसके बाद की जो वीडियो सेशन होगा हम उसमें कंजर्वेशन ऑफ लॉज में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या वीक न्यूक्लियर फोर्स, डेफिनेशंस क्या स्टूडेंट, इट इज द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली between elementary particles involved in the nuclear process such as the beta decay of the nucleus। जब न्यूक्लियस में हम बीटा डेके यानी कि उस एलिमेंट्स को जब निकालने की प्रोसेस में आते हैं तो उस टाइम पे जो छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल हम यूज़ करेंगे, उस एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो फोर्सेस लगती है वो आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है। एक तरफ से जब उसको निकाला जाता है उसको मतलब डिक्रीज फॉर्म पे होती है जब रेज में, तो बीटा हम देखे उस प्रोसेस को पढ़ते हैं। और क्या है कि एटॉम्स के जब रेडियो एक्टिव जो चैप्टर्स है जब उसमें आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो ये जो प्रोसेस है बीटा डेके ऑफ न्यूक्लियस, इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीक न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स कि बीटा डेके प्रोसेस में उस टाइम जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे उनमें जो फोर्सेस हमारी यूज होता है वो आपके पास होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज में चलते हैं स्टूडेंट्स, तो प्रॉपर्टीज में क्या है, चलो कुछ तो मिला यहाँ पर 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के स्ट्रॉन्गर है, और हाउ मच 10⁻25, यानी चलो ठीक। सेकंड नंबर में क्या है, इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज, ये भी क्या होता है कि इतने ही डिस्टेंस पर क्या होगा ये वर्क करेगा, इससे ज़्यादा डिस्टेंस अगर हो, एक न्यूक्लियस के रेडियस से ज़्यादा अगर डिस्टेंस हो जाती है तो वो उस पर काम नहीं करता है। मतलब अगर फिक्स होता है कि अगर इसको इतने में ही काम करना है सपोज दैट न्यूक्लियस, तो वो इतने ही काम करेगा, और आप सोचेंगे कि इसको यहाँ तक काम कराए तो ये पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इसकी पर्टिकुलर रेंज होगी, इस रेंज पे ही ये आपका न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा। वीक आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक पर्टिकुलर रेंज तक ही काम करेगा, उस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि दिस इज शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर आज के हमारे वीडियो सेशन में मैंने फंडामेंटल फोर्स आपको समझाया है, और कल जब यानी कि जब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम आएंगे सो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कंजर्वेशंस लॉस, जितने टाइप्स के होते हैं सारे टाइप्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से आपको क्या करना है कि जल्दी से आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को वॉच करना है, और हमारे चैनल को आपके फ्रेंड्स तक, आपके नेबर में जो भी हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी क्लास 9 से 12 तक में स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं, उनको आप हमारे चैनल को फॉरवर्ड भी करेंगे। हमारे वीडियोस को आप प्लीज़ फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आज के वीडियो सेशन के बारे में जल्दी बताइएगा, बिकॉज मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट योर कमेंट्स, ठीक है। जितना हो सके आप उतना पॉसिबल अपनी तरफ से करते रहिए। सो दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।